हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की इंडियन इको का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। ध्यान रखना, हमने चालू किया था क्या एक चैप्टर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से ब्रिटिश इंडिया में आए थे और उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना चालू किया था। कुछ टॉपिक्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरह से उन्होंने इंडिया के औद्योगिक क्षेत्र को बर्बाद किया था, या कह सकते हैं आप उनका पतन किया था, और आगे की कहानी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए क्लास की, क्लास कब होगी, इन्फॉर्मेशन नोट्स कहां मिलेंगे, तो उसके लिए फटाफट क्या करके अभी जाके इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, इंस्टाग्राम के लिए तो ये रही आईडी, आप यहाँ पे चले जाइए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिए आप इस नंबर पर मुझे सर्च कर सकते हैं, मैं मिल जाऊंगा आपके। वहां पर आपको मैं क्या शेयर कर सकता हूँ, नोट्स और क्लास की वीडियो और लेक्चर कब होंगे वो इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक में सबसे पहले मैं बता दूं, जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों का हमने ड्यूरेशन पढ़ा था कि अंग्रेज ने जो इंडिया के अंदर रहे थे, उनकी जो ड्यूरेशन थी वो लगभग थी 1757 से लेके 1947 तक, लगभग लगभग 190 या कह लो 200 साल का जो पीरियड है, उसके अंदर उन्होंने जो भी विकास किया वो इंडिया के लिए विकास ना करके, भारत के लिए विकास ना करके, अपने देश ब्रिटेन के लिए विकास किया। तो करते क्या थे, यहां से कच्चा माल लेके जाते थे अपने देश, कहां, ब्रिटेन। वहां पर उद्योग, फर्म, फैक्ट्री लगाकर उत्पादन करते थे और बना हुआ माल, तैयार माल किसको दे देते थे, वो दे देते इंडिया में बेचने के लिए। तो यही हो रहा था। तो इंडिया का औद्योगिक क्षेत्र घट रहा था और ब्रिटेन का औद्योगिक क्षेत्र बढ़ रहा था। तो इंडिया का औद्योगिक क्षेत्र बढ़ने के बजाय घट रहा था, इसीलिए उसे बोला गया वी औद्योगिकरण नीति। ठीक है, तो क्या क्या था इसमें एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया का जो औद्योगिक क्षेत्र था वो बहुत ज्यादा फेमस था। औद्योगिक क्षेत्र कौन सा वाला, हस्तशिल्प कला वाला। लेकिन उन्होंने उसको भी क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है वी औद्योगिकरण नीति तथा भारतीय हस्त कला का उद्योग का पतन हुआ किसके टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे। वी औद्योगिकरण नीति के दोहरे उद्देश्य क्या थे, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है एग्जाम में। मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि दोहरा उद्देश्य क्या था। देखो, उनका दोहरा उद्देश्य बहुत सिंपल था। सिंपल क्या था, उन्हें इंडिया से क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल, और इंग्लैंड या कहो ब्रिटेन जो था वहां पर वो क्या करते थे, फैक्ट्री लगाते थे। तो यहां से क्या लेके जाते थे, वो इंडिया का कच्चा माल लेके जाते थे, कच्चा माल। तो कच्चे माल के लिए उन्हें क्या मिल गया, एक देश मिल गया जो उन्हें कच्चा माल प्रोवाइड कर सकता है, और माल बनाकर वो क्या करते थे, इसी देश को बेच देते थे। मतलब वो निर्यात कर देते थे, ब्रिटेन वाले, इंडिया वाले आयात कर लेते कौन सा माल, तैयार माल। ठीक है, तो इन दो देशों के बीच ये लेन देन चल रहा था, कच्चे माल और तैयार माल का। ये पहला उद्देश्य था उनका, कच्चे माल के रूप में इंडिया का प्रयोग करना, और ये दूसरा उद्देश्य था तैयार माल के लिए उसका प्रयोग करना। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो पॉइंट में भी यही एक्सप्लेन करा गया है कि जो ब्रिटेन था वो भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहता था, बना दिया उसने, और भारत को ब्रिटिश औद्योगिक के विनिर्मित उत्पादों को आयातक बनाना चाहता। मतलब कि भारत जो ब्रिटेन में बनी वस्तु उनको क्या करे, आयात करे, और भारत अपने देश से कच्चे माल का क्या करे, निर्यात करे। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है 3 मार्क्स के लिए, तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा और बहुत, जो मैंने समझाया वो चीज। अच्छा, दूसरी चीज, जब ब्रिटेन इंडिया में था तो ध्यान रखना उस टाइम पे इंडिया के अंदर पूंजीगत वस्तुओं का उद्योग कोई था ही नहीं। अगर मोटा मोटा मैं बोलूं, पूंजीगत उद्योग क्या होते हैं जी, पूंजीगत उद्योग का मतलब होता है मशीनों का बनना, मशीन जो बनाते हैं। तो इंडिया में उस टाइम पे मशीनें ना के बराबर बनती थी। दूसरा, सरकार ने कुछ किया नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित क्रियाशीलता थी, विच मींस वहां पर जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी वो देश के आर्थिक विकास के लिए, देश के औद्योगिकरण के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रही थी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। ये क्या थी, बड़े ही चालाक थे। इंडिया से अगर कोई भी चीज यहां पर ब्रिटेन आ रही है, नो टैक्स। क्या, नो टैक्स। ब्रिटेन से कोई चीज इंडिया जा रही है, कोई बात नहीं, नो टैक्स। यहां पर भी कोई टैक्स, लेकिन इंडिया से अगर कोई चीज अदर कंट्री में जा रही है, किसी विदेश में जा रही है, अदर कंट्री, तो उस केस में वो क्या कर लेते थे, उनपे बहुत ज्यादा टैक्स लगा देते थे, हैवी टैक्स लगा जाते थे। क्या लगा देते हैं, हैवी
टैक्स, जिससे टैक्स लगने से वो जो चीज थी वो क्या हो जाती थी, महंगी हो जाती थी, और महंगी हो जाने की वजह से वो उत्पाद ज्यादा बाजार में नहीं बिकता था। तो धीरे धीरे जो इंडिया की हस्तशिल्प था उसका क्या होने लग गया, पतन होने लग गया, उसको लोग नापसंद करने लग गए क्योंकि वो महंगा होता था। तो देखो, वो अपनी चीजों को जो इंडिया से ब्रिटेन के बीच जा रही है उस पर तो कोई कर नहीं लगा रहे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगा रहे, लेकिन कोई इंडियन अगर अपना सामान विदेश को बेचना चाहता है तो उस पर क्या लगा दे रहे हैं, हैवी टैक्सेस। इसी को बोला गया क्या, राज्य की विभेद मूलक तटकर नीति या फिर विभेदकारी टैरिफ नीति। टैरिफ देख लो ना, अपने पर टैक्स नहीं लगा रहे लेकिन हमारी वस्तुओं पे क्या लगा रहे थे, टैक्स लगा रहे थे। तो एक पॉइंट ये था। उसके साथ ही हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के दुष्परिणाम क्या थे। अब अगर मान लो इंडिया में तो वही चलता था क्या, हस्तशिल्प, लेकिन जब हस्तशिल्प का पतन हो गया तो उस पतन की वजह से भारत में क्या परिणाम देखने को मिले वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले भारत में बड़े लेवल पे क्या आ गई, भीषण बेरोजगारी आ गई। पेपर में पूछ सकता है कि जब अंग्रेजों ने इंडिया से हस्तशिल्प कला का पतन किया तो उसके क्या प्रभाव देखने को मिले। तो पहला है भीषण बेरोजगारी देखने को मिली। दूसरा, भारतीय उपभोक्ता बाजार की नई मांग का सर्जन। लोगों को विदेश से बनी या कह लो ब्रिटेन से बनी वस्तुएं ज्यादा पसंद आने लग गई, तो उन्होंने इंडिया में बनी वस्तुओं का क्या करने लग गए, त्याग करने लगे। त्याग इन द सेंस उन्हें पसंद ही नहीं आती। सोचो, एक चीज मशीन से बनी हुई है, एक चीज हाथों से बनी है, तो मशीन वाले डिजाइन ज्यादा अच्छे थे, लोगों को वो ज्यादा पसंद आएगी, है ना। तीसरा ये हुआ, स्थानीय निर्मित वस्तु की आपूर्ति में भारी कमी। लोग खरीद ही नहीं रहे यहाँ की वस्तु, तो क्या ही कौन बेचेगा। तो उद्योग का अगर मैं बोलूं तो मोटा मोटा कोई ग्रोथ नहीं थी। एक तो इंडस्ट्री चलती थी, जैसे वहां पर पोर्ट बंदरगाह बनती थी जहां पे पानी वाले जहाज रुकते थे। रेलवे था थोड़ा बहुत। कब आ गया था रेलवे, 1850 में आ गया था इंडिया में। ऐसे ही छोटे मोटे उद्योग थे। एक प्राइवेट कंपनी खुली थी, कौन सी, 1907 में, टिस्को कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी, ध्यान रखना। अदरवाइज, और जो किसने करी थी, जमशेदजी टाटा ने करी थी। उसके बाद अगर देखा जाए, इसके अलावा अगर कोई ज्यादा उद्योग को बढ़ाने के लिए सॉल्यूशन किए गए, उपाय किए गए, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो आपने ये देखा किस तरह से औद्योगिकरण ना करके उसका औद्योगिकरण करा गया, विच मीन्स हमारे उद्योग जो ऑलरेडी चल रहे थे उनको भी बर्बाद कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की, विदेशी व्यापार में। देखो, इंडिया का अंग्रेजों से पहले अगर मैं बोलूं तो विदेशी व्यापार बहुत सक्सेस था। इंडिया वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस देश था, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों के आने से उन्होंने अपने देश का तो विकास किया, भारत के विदेशी व्यापार का नुकसान कर दिया। कैसा, सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया की जो हस्तशिल्प कला बाहर जाती थी उसको बंद कर दिया, और क्या भेजने लगे, इंडिया का कच्चा माल निर्यात करने लग गए, और तैयार माल क्या करने लगे, आयात। अभी मैंने ये चीज आपको यहाँ पे समझाई, कच्चे माल का निर्यात करने लग गए, तैयार माल का आयात करने लग गए। देखो, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप एक अच्छी कंट्री है, डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं, तो आप तैयार माल को निर्यात कीजिए और कच्चे माल को क्या कीजिए, आयात कीजिए। बट ऐसा नहीं हो रहा था। इसके अलावा सेकंड पॉइंट देखने को मिल रहा है, विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकार नियंत्रण। इंडिया का जो, अच्छा, ये वाला जो पॉइंट मैंने समझा ना, ये अच्छी बात है कि हम निर्यातक बहुत बड़े थे, आयातक कम थे। उस टाइम पे हमारे निर्यात क्या थे, ज्यादा थे। किसके कंपेयर में, आयात के कंपेयर में। किंतु परंतु निर्यात और आयात में ये देखने को मिल रहा था कि निर्यात कर तो रहते, लेकिन किस चीज का, कच्चे माल का। उसके बाद इंडिया का पूरा विदेशी व्यापार किसके कंट्रोल में था, ब्रिटेन के कंट्रोल में था। तो कोई हो ही नहीं रहा था। प्लस इंडिया के जब निर्यात ज्यादा थे तो मतलब हमें क्या हो रहा था, सरप्लस फायदा हो रहा था, है ना। लेकिन उस सरप्लस का फायदा क्या देश के विकास के लिए लगाया गया, नहीं। उस पैसे को भारत में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, भारत पे कंट्रोल करने के लिए, भारत की पुलिस के लिए जो कि ब्रिटेन के अंडर थी तब, भारत की आर्मी जो कि ब्रिटेन के अंडर थी तब, वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए, इन सब के लिए खर्च किया गया। तो भारत की संपत्ति का प्रयोग भारत के लिए ना होकर बाहर के लिए हुआ। तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पर भारत की संपत्ति का क्या हुआ, बही प्रभाव हुआ, मींस बाहर की तरफ प्रभाव हुआ। आपको बता दूं, ब्रिटेन ने उस टाइम पे क्या लड़े, युद्ध लड़े। उनका दबाव भी क्या हुआ, यहीं से आया, उनका पैसा भी यहीं से आया। ये हेडिंग नहीं है, गलती से आ गया, ये भी एक पॉइंट था जो मैंने समझा दिया। अब इसके बाद एक पॉइंट और आता है यहाँ पर, अगला, जनसांख्यिकीय रूपरेखा। यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं, ये बताने से पहले ये आपको शायद यहाँ पे बताना ज्यादा जरूरी है। इंडिया के अंदर
देश की पॉपुलेशन क्या है, कितनी ग्रोथ कर रही है। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय आय के बारे में तो हमने पढ़ दिया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, उसके बाद वी.के.आर.वी. राव ने किया था। लेकिन अगर हम बात करें, वो राष्ट्रीय आय की बात करूं, अभी मैं बात करूं जनसंख्या की कब पहली बार गणना की गई। तो बेटा जनसंख्या की गणना पहली बार हुई थी इंडिया में 1881 में। पहले हुई तो थी 1872 में भी हुई थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो इसलिए 1881 को ऑफिशियली फर्स्ट जनगणना माना जाता है। जनगणना मतलब जनसंख्या को काउंट करना और उससे रिलेटेड डाटा लेना। जनगणना, जन की गणना करना, ठीक है। चलो उसको डिस्कस करेंगे। तो पहली बार एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, जब 1881 में पॉपुलेशन हुई तो कुछ पॉपुलेशन ये निकली, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। जब दूसरी बार पॉपुलेशन काउंट हुई 1891 में, तो पॉपुलेशन थोड़ी सी क्या हो गई और बढ़ गई, आपको देखने को मिला। जब 1901 में पॉपुलेशन काउंट हुई तो ये पॉपुलेशन थोड़ी सी क्या हो गई, फॉल हो गई। आपको बता दूं, देश की जो जनगणना होती है भारत की, वो हर 10 साल बाद होती है। पहली बार 1881 में हुई थी और लास्ट टाइम 2000 कायदे से 21 में बनती थी, 2011 2021। उसके बाद कब होगी, 2031 में होगी। अच्छा, उसके बाद 1901 में हुई थी। 1901 के बाद अगर हम बात करें 1911 में, ये पॉपुलेशन फिर से क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन फिर देखने को मिला कि 1900 जब 21 आया तो हमारी पॉपुलेशन फिर क्या देखने को मिला, फॉल देखने को मिला। नोटिस कर रहे हो आप, हमारी पॉपुलेशन फिर घट गई। लेकिन उसके बाद 1931 आया, 1932 आया, 32 नहीं सॉरी 41 आएगा, 1951 आएगा। इन सभी में भारत की पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ती चली गई। तो आपको मैं बता दूं, इस साल को, कौन साल को, इस वाले साल को जनसंख्या विभाजन वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन कम हो गई थी, लेकिन इसके बाद पॉपुलेशन लगातार बढ़ने लग गई थी। तो इसे जनसंख्या का चरण 1 भी कहा जाता है। चरण 1 में उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन चरण 2 में कब चालू हुआ, 1921 के बाद चरण 2, जिसमें जनसंख्या क्या हुई, लगातार बढ़ती गई। इसलिए 1921 को महाविभाजन वर्ष भी बोला गया, महाविभाजन विभाजन वर्ष भी बोला गया, याद रखिएगा, ठीक है। उसी के ऊपर एक छोटी सी पॉइंट दिया हुआ है, देखते हैं क्या बोला है। भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ हुई, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। कब हुई थी, 1881 में। 1981 से 1991 तक भारत की जनसंख्या दशा जन के संक्रमण सिद्धांत प्रथम चरण, ये देखो यहाँ पे 19 लिखा है, 1881 होना चाहिए था, ठीक है। तो और कोई बात नहीं, चरण सिद्धांत रखा गया, जो मैंने बता दिया वो याद रखना। 1921 को जनसंख्या विभाजन वर्ष कहा जाता है, क्यों, क्योंकि 1921 से पहले जनसंख्या में उतार चढ़ाव होते रहते थे, लेकिन 1921 के बाद कभी जनसंख्या घटी नहीं, हर 10 साल बाद बढ़ गई, हर 10 साल बाद बढ़ गई, ठीक है। ओके, तो ये 2 चरण याद रखना। अब उसके बाद एक और चीज आ रहा है यहाँ पर, उसके अलावा क्या जो इंफॉर्मेशन दी है वो आपको पता होना चाहिए। भारत की उस समय जो मृत्यु दर थी वो सबसे उच्च थी, मतलब बच्चे पैदा होकर क्या हो जाते थे, बड़ी जल्दी मर जाते थे, बीमारियों की वजह से या कुछ और कारण की वजह से। तो ये 45 प्रति हजार थी मृत्यु दर। शिशु मृत्यु, अच्छा ये मृत्यु दर थी। शिशु मृत्यु दर भी कितनी थी, 1000 में से 218 बच्चों की क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी 1 साल की उम्र से पहले ही। निरक्षर दर कितनी थी, 84%। 84% का इसका मतलब, उसका उल्टा बोलूं तो साक्षरता कितनी थी देश के अंदर, 16% जनसंख्या ही की थी साक्षर थी, बाकी सब लोग क्या थे, निरक्षर थे। उसके अंदर भी अगर मेरे से पूछो कि महिलाओं की क्या थी, तो महिलाओं की जी थी संख्या 7%, केवल 7% महिलाएं ही साक्षर थी, बाकी सब क्या थे, निरक्षर थे, ठीक है। जीवन प्रत्याशा कितनी दी हुई है, 32, मतलब एक व्यक्ति 32 साल की एज पर आकर उसकी ऑन एन एवरेज डेथ हो जाती थी, औसत है। इसका मतलब ये क्या है कि कोई अगर 32 साल का हो गया तो उसका गला घोट देंगे, उसे मार देंगे, नहीं। इसका मतलब ये है बेटा कि वहां पे लोगों की डेथ जल्दी हो जाती थी। अब आप में से कई सारे लोग बोलेंगे सर ऐसा तो नहीं है, उस टाइम पे क्या होता था, पहले के लोग तो ज्यादा जीते थे कुछ, सब नहीं जीते थे। कई लोग की तो 2 साल की उम्र में डेथ हो गई, कई लोग की 10 साल में हो गई, किसी लोग की 20 साल में हो गई, कई लोग की 50 में हुई, किसी की 100 में हुई। तो जब उनका औसत निकाला जाता था तो निकल के आ रहा था 32। तो उस टाइम ये 32 था, आज के टाइम में सुधर कर ये 69 हो गया है, मतलब औसतन 69 या 70 बोल सकते हो आप। एक व्यक्ति औसतन 70 साल जीता है, ठीक है, तो सुधरा है ये। जीवन यापन निम्न स्तर था, आय का 80 से 90% अपनी आवश्यकताओं में ही खर्च हो जाता था, क्योंकि इनकम उस टाइम पे थी नहीं थी ज्यादा, ठीक है।
जन स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक मैंने समझाना था आपको, ये मैंने समझा दिया। इसके बाद एक अविकसित आधारभूत ढांचा ये दिया हुआ है और प्राथमिक द्वितीयक के बारे में दिया हुआ है, ये हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग क्लास में। ठीक है, यहाँ वाले के लिए इतना ही था। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज बता देना कमेंट में, सर क्लियर है, आगे का पार्ट बना दो, बताते जाए करो। ठीक है, कई लोगों ने बताया था पार्ट 1 में कि सर इसका आगे पार्ट बनाओ, और प्लीज कई सारे लोगों को पता नहीं कि हिंदी मीडियम की वीडियो बन भी रही है या नहीं बन रही है, उन लोगों को लग रहा है कि वीडियो अभी नहीं आ रही है, तो प्लीज उन्हें बता दो कि नेक्स्ट पार्ट पढ़ चुका है और यहाँ पर आ रहा है इस वाले चैनल पे। हिंदी मीडियम का आईआईटी अलग है, आईआईटी क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम अलग है। ठीक है, दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो, और ध्यान रखना इंस्टा को फॉलो करना मत भूलना। चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू टाटा, बाय बाय।